सो बेटे हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी 4 फॉर फर्स्ट टू, 4 फॉर लास्ट टू, ठीक, फिर 4 5 6 फॉर दिस, 4 5 6 फॉर दिस, एंड देन 6 फॉर ऑल। बट देयर आर मैनी जो थोड़ी बहुत एक्सेप्शन रहती है, जैसे मर्करी कैन शो 3 secondary valency of 3 in a compound like Hg(I3)1 negative। ठीक, ऐसे कंपाउंड में हमारे पास मरकरी जो है वो 3 भी शो करता है। इसी तरह से सिल्वर जो होता है कैन ऑल्सो शो 2। हालांकि सिल्वर निकल फैमिली में तो 4 शो करना चाहिए ना भाई, लेकिन सिल्वर 2 शो करता है। किसमें शो कर देता है? लाइक इन टोलेंस रिएजेंट, रिएजेंट उसमें शो कर सकता है बेटा ये, ठीक। 2 इसी तरह से बेटे मैंगनीज एंड आयरन कैन शो एंड निकल कैन शो। हियर यहां पे ये 2 पॉजिटिव था, यहां ये 1 पॉजिटिव था। कैन शो 5 इन कार्बोनाइल्स, इन देयर कार्बोनाइल्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिसमें अलग अलग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है और अदर कोऑर्डिनेशन नंबर शो हो रही है। बट इससे घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ये वाला समझ जाते कि पहले 2 के 4, आखिरी 2 के 4, फिर 4 5 6, 4 5 6 और फिर क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक 6 रहती है, तो ज्यादातर चीजें यहीं पे सॉल्व हो जाती है बेटा, ठीक। सो क्लियर हो गया होगा सेकेंडरी वैलेंसी कैसे होती है। अब हम बात करेंगे अगेन से। देखो बेटे सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आ गई। अब हम इन कॉम्प्लेक्सेस को बनाने की कोशिश करेंगे। हमें इसमें क्वेश्चन क्या दिए गए हैं वो थोड़ा देख लीजिए। ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स दे दिए गए हैं एंड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। नंबर 1 पहले बोला है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर ऑफ आयंस बताओ, नंबर ऑफ आयंस बताओ। ये पहली बात, ठीक। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस बाय ईच। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह दिया गया नंबर ऑफ AgNO3 मोल्स या AgCl मोल्स, ठीक। नंबर ऑफ AgCl मोल्स formed from 1 mole of each when reacted with AgNO3, when reacted with AgNO3। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को बोला है ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। इन तीनों का कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनाना है, ठीक। नंबर 4 ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोला है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोला है, ठीक है जी। नंबर 5 ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इनकी सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है इसका। छठा ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, ठीक। 7वां ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर। 8वां नंबर ऑफ अनायंस शोइंग डुअल वैलेंसी, ठीक। ये 8 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। ये 8 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, ठीक। और साथ ही साथ इन कॉम्प्लेक्सेस का कॉम्प्लेक्स बना के दिखाना, उनकी शेप बना के दिखानी, ठीक है जी। देखिए अब हम यहां से शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कोबाल्ट की हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी यहां से कितनी निकलेगी।
ऑब्वियसली वो यहां से निकलेगी कि x प्लस -1 इंटू 3 प्लस दैट ऑफ 6 इंटू 0 शुड बी इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया, +3 आ गया कि नहीं, वो ही क्रॉस मल्टीप्लाई से पता चलता है। तो इन तीनों कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी तीनों में निकालेंगे, प्राइमरी वैलेंसी तीनों में प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू 3 है, ठीक। और कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है, चलो शाबाश फटाफट बोलो, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है? यस इट इज 6। अभी हमने डिस्कस किया कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, ठीक। अब इसी चीज को लेते हुए हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। पहले हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम था, उसको मैंने ऐसे लिखा, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम था, उसको ऐसे लिखा। अब देखो बेटा, हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखनी है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो कहीं पे बैलेंस हो सकती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या लिखनी है, सेकेंडरी वैलेंसी। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं ना बेटे। अब देखो जो नेगेटिव आयंस हैं, जो नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयन हमेशा क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाई करते हैं किसको, प्राइमरी वैलेंसी को। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, किसी से भी। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव आयंस को बचा के रखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी के लिए बचा के रखेंगे, ठीक है। और पहले हम पॉजिटिव वाले होंगे तो वो लगा देंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो न्यूट्रल है वो लगा देंगे, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम नेगेटिव लगाएंगे। जैसे कोबाल्ट के साथ हमें 6 चीजें चाहिए थी जुड़ने के लिए, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी वाज 6 ऑफ कोबाल्ट। तो मुझे यहां पे देखना इस कॉम्प्लेक्स में क्या कोई पॉजिटिव है, हमें समझ में आया पॉजिटिव नहीं है। तो अगली बात, क्या कोई नेगेटिव है, तो हमें समझ में आया यस नेगेटिव है, ठीक। क्लोराइड उसको बचा के रखेंगे। न्यूट्रल है, यस, अगर पॉजिटिव नहीं तो पहले न्यूट्रल लिखेंगे। अब न्यूट्रल जो हमारे पास थे वो थे अमोनिया, और कितने अमोनिया थे बेटे, 6 के 6। यानी कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया ने सेटिस्फाई कर दी। तो हमारा यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब बचे क्लोरीन, तो तीनों के तीनों क्लोरीन यूं बाहर लग जाएंगे, सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को जब हम बनाने लगेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम बनाने लगेंगे, तो बेटा जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 कोऑर्डिनेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये तो +1 में भी पढ़े हो कि अगर किस चीज के आसपास 6 चीजें लगी होती है तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। अब ये इसके आसपास 6 लगे हैं, तो बेटा 6 जगह पे ये अमोनिया लग गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। और प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर बन गया ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी में तो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करना है। अब जो क्लोरीन है, दे आर सेटिस्फाइंग हियर प्राइमरी वैलेंसीज व्हिच आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कहीं मर्जी लगा सकते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर दिया, कहीं मर्जी लगा सकते हैं इसको, इट कैन बी एनीवेयर। इट कैन बी एनीवेयर। बोलो बेटा कॉम्प्लेक्स बनाना आया और उसका डायग्राम बनाना आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो यस और नो। जिसको नहीं आया वो एक बार और सीखते हैं। अब यहां पर अपने पास पहले लिख दिया कोबाल्ट, सबसे पहले क्या लिख दिया, कोबाल्ट। अब पहले तो हमें यहाँ पे क्या भरने थे, पॉजिटिव, पॉजिटिव कोई था ही नहीं। उसके क्या भरने थे, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कितने थे, अमोनिया थे, और अमोनिया कितने थे बेटे हमारे पास, न्यूट्रल 4 अमोनिया थे, देयर वर 4 अमोनिया। अब बेटे कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, लेकिन अमोनिया तो 4 है ना यार। सेकेंडरी वैलेंसी 6 का मतलब अब 6 तो पूरे करने हैं। अब अमोनिया नहीं है तो बाकी 2 किससे होंगे, क्लोरीन से। तो एक ही क्लोरीन बाहर जाएगा, 2 अंदर आ गए, 1 क्लोरीन बाहर। क्लियर। अब
देखो इसकी भी ज्योमेट्री अगर देखोगे तो 6 की ज्योमेट्री तो हमें पता है ऑक्टाइडल ही होनी है, हमने ऑक्टाइडल ही बना दिया। 4 अमोनिया है, 1 2 3 4 और 2 क्लोरीन है, 1 2 क्लोरीन है बेटा, ठीक अंदर। समझ में आती बात। अब अगर इसमें सिस ट्रांस लिखा होता तब तो चलो ठीक है, ये सिस है, ट्रांस बनाने होते ऑपोजिट बना देते। सिस ट्रांस लिखा होता तो बात अलग थी, बट ये सिस ट्रांस नहीं लिखा तो एज इट इज कर दिया हमने। अब ये हमारी ऑक्टाइडल ज्योमेट्री तो बन गई, ठीक। अब रही बात बेटे, अगर कोई नेगेटिव लाइगेंड है, बेटा नेगेटिव पॉजिटिव को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना। सो नेगेटिव लाइगेंड अगर होगा तो बेटा वो प्राइमरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई करेगा ही, सेकेंडरी भले ही करे ना करे पर प्राइमरी तो करेगा ही करेगा। यानी ये वाला क्लोराइड सेकेंडरी भी कर रहा है और प्राइमरी तो उसने करनी ही है, यानी 2 वैलेंसी शो करेगा, ड्यूअल वैलेंसी। इसी तरह से ये क्लोराइड सेकेंडरी कर रहा है, प्राइमरी तो उसने करनी ही है। अगर कोई नेगेटिव लाइगेंड है तो बेटा वो प्राइमरी तो करेगा ही करेगा सेटिस्फाई, हाँ अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है तो सेकेंडरी भी सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज जैसे इधर क्लोराइड कहीं पे भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करते थे तो सारे के सारे प्राइमरी शो करते थे। अब यहाँ पे ये सेकेंडरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ नेगेटिव है तो प्राइमरी तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए ये दोनों तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। और एक क्लोरीन जो है वो कहीं मर्जी लगा सकते हैं बिकॉज इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। बोलो बेटे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? ओके, अगली बात समझिएगा, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो यहां समझ में आ जाएगी। देखो बेटे कोबाल्ट आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हम न्यूट्रल लिखेंगे, वैसे तो पॉजिटिव लिखने, पॉजिटिव है नहीं तो फिर आई न्यूट्रल की बारी। तो न्यूट्रल अमोनिया है कितने लगे हुए बेटा यहाँ पर? बेटे अमोनिया लगे हैं 3, अमोनिया कितने लगे हैं 3 इस कंपाउंड में। तो कोबाल्ट को तो 6 चाहिए, अब 3 लगे हैं तो यहीं पर 3 हमारे पास क्लोराइड भी होंगे। समझ में आई बात? 3 अमोनिया 3 क्लोराइड, तो 6 के 6 पूरे, बाहर कोई क्लोराइड गया ही नहीं, बाहर कोई क्लोराइड गया ही नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो प्यारे बच्चों ये देख लो जरा ध्यान से। अब यहां पे 1 2 3, ठीक है जी, और क्लोरीन जो है 1 2 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया इसका, ये स्ट्रक्चर हमारे पास इसका बन गया बेटा, देखो ऑक्टाइडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। अब ये क्लोराइड जिसने सेकेंडरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई की है पर ये नेगेटिव है तो प्राइमरी तो करेगा ही करेगा, तो ये क्लोराइड डुअल वैलेंसी शो करेगा, ये क्लोराइड भी डुअल वैलेंसी शो करेगा और ये क्लोराइड भी डुअल वैलेंसी शो करेगा। क्योंकि अगर कोई नेगेटिव लाइगेंड है वो प्राइमरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, सेकेंडरी भले ही करे ना करे, ठीक। तो अगर वो सेकेंडरी बना रहा है तो प्राइमरी तो सेटिस्फाई करनी करनी है। सर क्या ये क्लोरीन कहीं और भी लिख सकते हैं? बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे को कौन से वाला आइसोमर पूछा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ना कौन से वाला आइसोमर पूछा है उसके हिसाब से होता है। तो वो जब मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करवा दूंगा, जो कि अभी सिलेबस में नहीं है पर मैं करवा दूंगा, ठीक, उसको देखने के बाद हम इसके आगे चलेंगे, क्लियर, कि इसकी शेप में ये कहां होने चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे बनेंगे। बोलो बेटा तीनों के स्ट्रक्चर बनाने आ गए, तीनों के हमारे पास फॉर्मूला लिखने आ गए कि नहीं आ गए? ओके, नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोला नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे इसके? देखो भैया पहली चीज नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ आयंस देखो बेटे हमें पता है कि आयनाइजेशन से टूटता है तो 3 आयन इसके और एक ये कॉम्प्लेक्स, ठीक, 3 आयन क्लोराइड एक कॉम्प्लेक्स, तो नंबर ऑफ आयन कितने बने? 4, ठीक है। यहां पे कितने आयन बने? एक क्लोरीन एक कॉम्प्लेक्स, कितने आयन बने? 2। यहां पे कितने आयन बने? बेटे बाहर तो कोई है नहीं, आयन एक्चुअली बनेगा नहीं,
पर एक्वस सॉल्यूशन में इट इज इक्विवेलेंट टू 1 आयन। ठीक, अगर किसी का कोई आयन नहीं बनता ना बेटा, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में उसकी हाइड्रेशन वगैरह हो जाती है ना बेटा, सो इट इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू 1 आयन। बोलो क्लियर? नंबर ऑफ आयन समझ में आए? यहां पे 3 क्लोरीन 1 कॉम्प्लेक्स 4, यहां पे 1 क्लोरीन 1 कॉम्प्लेक्स, यहां पे कोई भी नहीं तो 1। तो उम्मीद करता हूं सारा कुछ समझ में आया। सोनिका बेटे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो। सोनिका पॉल, थैंक यू बेटे। अब देखो अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म। जब हमने इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, मान लो इसको AgNO3 एक्सेस के साथ रिएक्ट किया, तो बेटा हमें पता है आयोनाइज तो सिर्फ बाहर वाले ही होंगे, ठीक है ना? तो इसका अगर 1 मोल लोगे तो इसके 3 लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl बनेगा और बाकी अलग हो जाएगा, ये बाहर वाले। तो इसके नंबर ऑफ AgCl फॉर्म पर मोल, नंबर ऑफ AgCl फॉर्म पर मोल, इसके कितने आ गए? 3, क्योंकि 3 क्लोरीन बाहर है। इसमें कितने क्लोरीन बाहर है? 1, तो 1 ही AgCl बनेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे कितने क्लोरीन बाहर है? कोई भी नहीं है भाई, तो आयनाइज होना ही नहीं है, तो AgNO3 रिएक्ट ही नहीं करना है। यहाँ पे कितना आ गया? 0। बोलो बेटा सेकंड क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आयनाइज तो बाहर वाले होने, कॉम्प्लेक्स उन्होंने ही प्रेसिपिटेशन बनानी है, अंदर वालों ने प्रेसिपिटेट नहीं होना है, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ AgCl फॉर्म्ड बाय 1 मॉलिक्यूल देखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई सभी को। ठीक, दिलजोत समझ में आ गई भाई? यस सर। अगला है हमारे पास ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। देखो बेटा कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखना है। पहले बच्चों सिंपल बात है कि मोर आर द नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द कंडक्टिविटी, है ना बेटा? अगर मान लो आप इसको A मान के चलते हो, इसको B मान के चलते हो, इसको C मान के चलते हो, ठीक है जी, तो पहले हम ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी लगा देते हैं। ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली मोर इज द नंबर ऑफ आयंस, मोर इज कंडक्टिविटी, तो A की कंडक्टिविटी इज मोर देन B विच इज मोर देन C, ठीक है जी। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया भाई कि मोर इज नंबर ऑफ आयंस, मोर इज कंडक्टिविटी। अब है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटे एक चैप्टर नंबर 2 हमने जिंदगी में कभी पढ़ा था जिसको हमने सॉल्यूशंस बोला था। उसमें पढ़ाया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, है ना पुत्र? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे आपके पास नंबर ऑफ आयन ज्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ आयन ज्यादा बनेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होने का मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक बात है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर विल बी A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, as more is the number of ions, more will be the colligative property, so more will be the elevation in boiling point, and more elevation in boiling point means more boiling point. बोलो बेटा clear or not? Is it clear or not? जल्दी बोलना yes or no, क्योंकि बहुत कुछ बताना है बेटा इसमें। ओके नेक्स्ट चीज देखिएगा बेटा प्लीज। अगली बात हमारे पास यहां पे आती है, नेक्स्ट बात, दैट इज ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में आता था डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, यानी relative lowering in vapor pressure is a colligative property, isn't it? Relative lowering in vapor pressure is a colligative property, isn't it? Or colligative property depends upon number of ions. More are the number of ions, more is the relative lowering. More is the relative lowering, lesser is the vapor pressure.
है ना भाई। जितना आपके पास आयंस का नंबर ज्यादा होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा हो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि वेपर प्रेशर कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आएगा ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। बोलो इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी बोलते जाना, क्लियर और नॉट, क्विकली। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगली बात करते हैं। देखो अगली हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है बेटा? वेपर प्रेशर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ यू वेरी वेल नो देयर इज अनदर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है कि नहीं? और वो भी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। सो मोर इज नंबर ऑफ आयंस, more is depression, lesser is freezing point. So order of freezing point का ऑर्डर भी क्या होगा? जिसके आयंस का नंबर ज्यादा होगा उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो ऑर्डर अगेन इज ए इज लेस देन बी विच इज लेस देन सी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? ईशान, माधवी, दिलजोत, क्लियर बेटे? ओके, अगली बात, अब हमने फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर भी लगा दिया। रही बात ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, पर मोर इज नंबर ऑफ आयंस, मोर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर की बात करूं तो बेटे ऑब्वियसली हमारे पास मोर इज नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटे हमारे पास ए का ज्यादा देन बी देन सी। क्लियर हो गया बेटा जी? ठीक, ओके। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है नंबर ऑफ अनायंस showing dual valency, showing dual valency, number of ions showing dual valency। dual valency शो कौन कौन है? इसमें कितने कर रहे हैं बेटा? ए में कोई dual valency है? नहीं है, जीरो, क्योंकि ये अलग शो कर रहा है अलग। लेकिन बेटा बी में ये दो क्लोरीन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो कर रहे हैं, तो बी में दो डुअल वैलेंसी वाले हैं। और सी में ये तीनों, तो सी में तीनों के तीनों डुअल वैलेंसी शो कर रहे हैं। बोलो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। हर क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलने का, फटाफट क्लियर करने का। तो बेटा इस तरह से वर्नर थ्योरी का फायदा उठा करके हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? बहुत इजीली अपने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देख सकते हैं, ठीक, ताकि हमारे को समझ में आ सके और कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड बेटे वी कैन हैव सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर हो सकते हैं। हमें ये दे दिया हो सकता है कि इतने मोल इसके रिएक्ट करके इतने मोल ये बन गए, ठीक, उसका वेट दे दिया और फिर उसमें पूछा कि आपके पास इसका कौन सा व्हाट यू कैन से कंपाउंड है या कितने आयंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमें मिल सकते हैं वर्नर थ्योरी पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल बी गिविंग यू वन क्वेश्चन ऑन दैट, ताकि आपको भी क्लियर हो सके वो भी। सी क्वेश्चन देखिएगा, मिटा दूं इसको। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकली कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकता है। हाउ अ न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड ऑन दिस वेरी थ्योरी, दैट इज वर्नर थ्योरी पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर हमारे पास कुछ ऐसा दिया, कह दिया अ कॉम्प्लेक्स
a complex, ठीक, is prepared by mixing a complex is prepared by mixing COCl3 and ammonia. COCl3 and ammonia, ठीक है जी. If 0.01 mole of this complex reacts with excess of AgNO3 to give 1.435 gram of AgCl. 1.435 gram of AgCl. Find the formula of complex. पहला क्वेश्चन तो ये होगा, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है जी, ये हमसे पूछा गया है भाई. ये तो सिंपल हो गया. अब इसमें देखो बेटे, हमें ये समझ में आया कि हमारे पास AgCl कितना बना है, ये बना है. तो हमें ये देखना है इसके कितने मोल्स बने हैं. तो मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म, कितने मोल्स AgCl के बने? 1.435 डिवाइडेड बाय AgCl का मॉलिक्यूलर मास. AgCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 143.5, है ना जी. सिल्वर का 108, क्लोरीन का 35.5. तो हमें समझ में आता है कि ये 0.01 मोल बना है. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स का कितना था? इतना. इसका मतलब 0.01 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स gives 0.01 मोल ऑफ AgCl. तो 1 मोल शुड गिव, अगर 0.01 ने 0.01 दिया तो 1 मोल क्या देगा? 1 ही मोल देगा AgCl का. इसका मतलब इसके एक मोल में सिर्फ एक ही Cl बाहर रहता है, यानी कि इसमें एक ही Cl बाहर रहेगा. तो प्यारे बच्चों, ये कोबाल्ट हो गया, ठीक. अमोनिया यहां पे, ठीक, कितने हैं? मान लो X है. और क्लोरीन यहां पे 3 होने थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बाहर सिर्फ एक ही है. ठीक. अब ऐसे कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी होती है? 6 होती है. तो 2 ये आ गए, तो यहां पे क्या आएगा? 4. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स हमारे सामने आ गया. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स वी हैव. बोलो बेटे, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. सिंपल था, कितने AgCl के मोल बनेंगे. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. नोट कर लिया बेटा आपने? अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, और मैंने क्या बोला? यहीं पे यही गया. अ कॉम्प्लेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग COCl3 and ammonia in a molar ratio of 1:4. In a molar ratio of 1:4. ठीक है. A 0.1 mole solution
a 0.1 molar solution, a 0.1 molar solution of this complex, a 0.1 molar solution of this complex was found to freeze at 0.372 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। और हमें बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, व्हाट या हाउ मच weight of silver chloride can be precipitated by 100 milliliter of 0.1 molar solution of the complex with excess of AgNO3. Kf for water is 1.86. Kf of water is 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ठीक है जी, ये हमारे पास दे रखा है पहले। अब देखो बेटे, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो आपको डेल्टा टीएफ, ठीक, डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हो? टीएफ डिग्री माइनस टीएफ, ऐसे निकालते हो ना भाई। तो टीएफ डिग्री यहां पे कितना दे रखा होता है? 0.0 केल्विन। वाटर किस पे होता है बेटा? 0.0 केल्विन पे तो होता है ना फ्रीज। और यहां माइनस 0.372, मतलब डेल्टा टीएफ है 0.372। अब हम ये जानते थे कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। डेल्टा टीएफ वॉज आई के एफ एम। और मोलैरिटी लगभग सिमिलर सी ले लेंगे, ठीक। तो आई हो गया डेल्टा टीएफ बाय के एफ इंटू एम। So delta TF is 0.732 divided by KF is 1.86. Molarity is 0.1. Molarity is 0.1. ठीक है जी बेटा, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आई के लिए? ठीक, तो समझ में आया। I2 वैल्यू यहां पर, I2 का मतलब 2 आयंस, I2 का मतलब 2 आयंस। सो इट फॉर्म्स 2 आयंस। इस क्वेश्चन में छोटी सी एक वो है कि इसमें लिख देना चाहिए कि 100% डिसोसिएशन होनी चाहिए, ठीक, ये लिख देना चाहिए जो नहीं लिखा हुआ है, बट चलो 2 आयंस। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ फिर। CO NH3 पता नहीं कितने हैं, X है, पर 3 में से 2 क्लोरीन अंदर और 1 क्लोरीन बाहर। तो क्योंकि यहाँ पे 6 बनाना है, यहाँ पे 4, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अब हमें कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया है। कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया है तो हमें ये पता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स को मैं AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास 1 मोल AgCl का बनेगा, यानी इसका 1 मोल gives 143.5 ग्राम। हमें वेट ही तो पूछा है ना इसका, और इसके मोल्स कितने दिए हैं? इस पे मिली मोल्स दिए हैं, मिली मोल्स। इसके मिली मोल्स है भाई 100 इंटू 0.1, दैट इज
100.1 0.1 को ऐसे करते हैं छोटे बच्चों की तरह, ठीक है जी। क्या आ जाएगा 10 मिलीमोल्स। और अगर इसके मोल्स निकालोगे, मोल आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1000, ये मिलीमोल्स थे, ठीक। और अभी क्या बना दोगे मोल्स, तो 0.01 मोल्स हो गए। तो 1 मोल गिव दिस एंड 0.01 मोल गिव्स 143.5 into 0.01, आंसर इज 1.435 ग्राम। पहले हमने डेल्टा टीएफ से आई निकाल दिया, आई से आयन मिल गया, आयन से हमें कॉम्प्लेक्स मिल गया, कॉम्प्लेक्स को AgNO3 से रिएक्ट करके हमने AgCl का वेट 1 मोल से बना लिया। जितने मिलीमोल जिसके थे उससे कितना वेट बना। बोलो इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर अगेन और नॉट? बोलो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है कि नहीं? So this is how Werner theory can be used to determine the complexes, कि कॉम्प्लेक्स कैसे बना, कौन सा बना, किस तरह का बना, उसके आयन कितने बनेंगे। ये 7 तरह के क्वेश्चन अलग से, न्यूमेरिकल अलग से। तो उम्मीद करता हूं वर्नर थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ आज इतना ही करते हैं। सो कल विल स्टार्ट विद दैट ऑफ, कल रात को 9:30 बजे अगेन से क्लास, और डी ब्लॉक कल मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूं उसमें, ठीक। कल डी ब्लॉक उसमें फिनिश हो गया, फिर आपको आगे दोबारा शाम की क्लास में नहीं बुलाऊंगा, ठीक, ताकि आप फ्री हो जाए, आप इजीली कर सकें। क्लियर? Thank you, sir.